हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम सीबीएसई सैम्पल पेपर का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। यानी ये आपका सेक्शन जो है वो 18 मार्क्स का सेक्शन है और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन 6 क्वेश्चन के जरिए। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री आपको पता है क्या है बच्चों, बड़ी है। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर की डिग्री के, तब तो हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिवाइड तो कर नहीं सकते। डिवीजन इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते आप। तो आप क्या करोगे, पहले आप एज इट इज इंटीग्रेशन लिखो, इसको ऐसे कैसे लिख लो। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ा है, पहले वो सेपरेट डिवाइड कर लेगा। उससे अपने को बेनिफिट ये होगा, ये एक्स से एक्स क्या है, कट जाएगा, लेकिन सीधा नहीं कटता, डिवाइड करेंगे सेपरेट तब। इस एक्स को डिवाइड कर लो बच्चों, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और फिर इसका यानी कि अलग से इंटीग्रेशन कर दो, और इस 1 को अलग से डिवाइड कर दो बच्चों, किससे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। मैंने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये एक्स से एक्स काट दिया हमने। अब पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो देखो, ये तो बिल्कुल आसान है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। ये तो सीधा ही टेन इनवर्स का क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव होता है। प्लस में इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, आई, इसको I1 नाम दे देता हूँ। ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है बच्चों, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, I1 लिखना पड़ेगा मेरे को। वेयर I1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मेरा काम है इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। अब कैसे सोल्व करें इस फंक्शन को, देखो आपको ये पता है ना, तो कोई आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते, ना ये ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर आपका कोई फॉर्मूला लग जाए, ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप कुछ भी लिख सकते। तो इसका एक ही तरीका है, क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। हम किससे सोल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। जिस बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई ना कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, बस उसके बाद अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पता है क्या करते हैं, देखो ये जो पूरा इंटीग्रैंड होता है, फंक्शन होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या मानते हैं बताओ, ए के नीचे। ये फैक्टर क्या है आपका, लीनियर है, तो इसको तो ए के नीचे मान लो। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी हो तो कैसे सोल्व होता है, बी एक्स प्लस सी मानते हैं ना, इसको क्या मानते हैं बच्चों, बी एक्स प्लस में सी। अब क्या लेंगे, एल्शियम लेंगे। एल्शियम लोगे तो यहाँ पे x इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एल्शियम आ गया। ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी के साथ बी एक्स प्लस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा आपका, एक्स मल्टीप्लाई होगा। दोनों तरफ डिनोमिनेटर आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर रहे हैं हम। क्या बच गया आपका, देखो इधर बच गया 1, और इधर क्या बच गया आपका, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में x इंटू बी एक्स प्लस सी। इसको क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में a, और x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग कर दो, क्या बच गया, a प्लस बी, और x वाली टर्म को अलग कर दो, यानी कि सी एक्स, और प्लस में क्या आ गया, a। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, इक्वेट कर दो। देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख दो 0x स्क्वायर प्लस में 0x प्लस 1, एक ही बात है। इससे ये फायदा होगा, कोफिशिएंट को इक्वेट करो, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उधर कितना है, a प्लस बी, इधर कितना है बच्चों, 0। पहली इक्वेशन आ गई। अब x का कोफिशिएंट इधर कितना है, c, इधर कितना है, 0, c की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट टर्म इधर कितनी है बच्चों, a, इधर कितनी है, 1, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1। तीनों वैल्यू आ गई अपनी a b c की। तो आप मेरे को बताओ, हमने 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना था, a का मतलब 1/x प्लस पी एक्स प्लस सी, यानी कि -1 इंटू एक्स प्लस सी अपॉन में क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ गया। अब क्या करो, अपने को तो इंटीग्रेशन करना था ना, सो I1 अपना क्या था, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपने को इस फंक्शन को ही तो सिंप्लीफाई करना था ना, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना था, वो मैंने कर लिया। देखो 1 और प्लस में ये क्या है आपका -x, और अपॉन में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी बच्चा कर सकता है आसानी से। देखो 1/x का इंटीग्रेशन अलग कर दो, कितना होता है, log x होता है, माइनस ये क्या बच गया बच्चों आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन को ठीक ठाक पढ़ा हुआ है उसको पता है, नीचे वाला अगर फंक्शन f(x) है, ऊपर अगर इसका डेरिवेटिव होता है तो एक फॉर्मूला होता है ना डायरेक्ट, लेकिन इसका डेरिवेटिव होता है 2x।
ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। अब ये क्या है आपका फंक्शन और ऊपर क्या पड़ा है इसका डेरिवेटिव। तो जब भी ये आ जाए नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, बहुत एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ बच्चों को। ये तो इंटीग्रेशन का पेट क्वेश्चन है। तो फंक्शन किस में आ जाता है बच्चों, log x, एफ एक्स, एफ ऑफ log ऑफ एफ एक्स, इसका क्या आएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बताओ, log x माइनस 1/2 log ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर है ये किस में आ जाएगा आपका log में, है ना। और प्लस क्या कर दो, c कर दो, यानी कि I1 का आंसर मैंने निकाल दिया। तो अब किस में पुट कर दो, ये सब कुछ आप यहाँ पे पुट कर दो। देखो ये इसके अंदर, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अपने को तो आई निकालना था ना। आई क्या था बच्चों अपना, tan इनवर्स, आई क्या था अपना देखो थर्ड इक्वेशन में, tan इनवर्स प्लस I1, और I1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, log x माइनस 1/2 प्लस में ये क्या निकाली हमने इसकी वैल्यू, log x माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बच्चों आपका देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपके सिलेबस के अंदर मेन 2 चीज़ें हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। वैसे तो आपको पूरा चैप्टर आना ही चाहिए, लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, किस पे पूछे जाते हैं आपके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इस पे पूछे जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों ही दो टाइप की होती है, लेकिन बच्चों आपके इस बार 2022 के सिलेबस में एक ही टाइप है। एक होमोजीनियस की क्या है, ये लीनियर की dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q क्या होते हैं, वेयर p एंड q आर या तो कांस्टेंट होंगे ये, या तो क्या होंगे कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन जो बहुत कम होती है। और दीज आर फंक्शंस ऑफ x, दीज आर फंक्शंस ऑफ x, ये x के फंक्शन होते हैं। तो एक तो क्या है फंक्शंस ऑफ x, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। एक क्या होता है बच्चों होमोजीनियस। होमोजीनियस देखो देखते ही बच्चा पहचान जाता है, जब होमोजीनियस वो अच्छे से पढ़ता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या टर्म मिलती है बच्चों, y/x, क्या टर्म मिलती है, y/x की टर्म मिल जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ही क्या होती है, होमोजीनियस। होमोजीनियस को सोल्व करने का क्या तरीका है, प्रोसेस क्या है इसकी, होमोजीनियस को सोल्व करने की प्रोसेस है बच्चों, हम पुट करते हैं y को क्या, vx, फिक्स है ये। आप ये सोचो कि याद कैसे रहेगा, अगर मैं एक ही आपको जो है वैरायटी के 20 क्वेश्चन कराऊंगा तब तो आपको याद होगा ना, और मैं समझाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। y को vx पुट करते हैं, v कांस्टेंट नहीं होता, v भी x का ही कोई फंक्शन होता है। दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, dy/dx, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम v का डेरिवेटिव। तो dy/dx को हम क्या लिखते हैं, v प्लस एक्स dv/dx। क्या लिखते हैं बच्चों, v प्लस एक्स dv/dx। ये dy/dx की वैल्यू होती है। तो बस आके उसको सोल्व कर लेते हैं हम। अब ये देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये y/x आपको दिख गया ना, बस तुरंत आप पकड़ जाओ इसको कि होमोजीनियस है ये। यहाँ पे आपको ये x है देखो इसके साथ, लेकिन हमारे को dy/dx के साथ कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, x से। इस होमोजीनियस इक्वेशन को लिख के x से डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका y/x माइनस x से डिवाइड करोगे x कट जाएगा, क्या आ गया आपका बच्चों, साइन ऑफ y/x, ये आ गया। अब ये क्या है, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ हड्डी, ठीक है, हड्डी है ये। तो पुट कर दो आप क्या, y को vx, y को बच्चों vx पुट करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx क्या होता है, v प्लस में x dv/dx। क्या होता है बच्चों, v प्लस में x dv/dx। इसको पुट कर दो किसमें, 1 में। आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन पूरा चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो इतनी चीज़ें बताता हूँ ना इसके बारे में कि आपको ये चीज़ मुश्किल लगेगी नहीं। तो dy/dx की जगह क्या लिख दो, v प्लस एक्स dv/dx और y/x। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपने y को क्या पुट किया था, vx है ना, x को नीचे ले आओ तो y/x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ना। तो y/x को क्या लिख दो, v माइनस साइन ऑफ y/x, y/x को क्या लिख दो, v। अब यहाँ से v को उधर शिफ्ट कर दो बच्चों, इस v को उधर शिफ्ट कर दो तो v माइनस के साइन v, और ये प्लस का v है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का v। ये प्लस v ये माइनस v कट गया, क्या बच गया इधर,
साइन भी बच गया। अब आपको क्या करना होता है, देखो ये डी वी है ना, तो v वाली टर्म को इधर उठा लाओ और ये dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही करते हैं हर क्वेश्चन में। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, अब आप इंटीग्रेशन कर दो। नीचे साइन x नहीं हो सकता, ऊपर ले जाओ इसको। इसको बच्चों साइन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट v और माइनस 1/x का इंटीग्रेशन तो अपने को पता ही है, log x होता है। अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन बताओ। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन जिस बच्चे को याद है वो कहेगा सर इसका होता है log ऑफ कोसिकेंट माइनस कोट, होता है ना, कोसिकेंट v माइनस में कोट v माइनस, और इसका क्या होता है बच्चों, log x। अच्छा सारे में log है, देखो यहाँ पे भी log, यहाँ पे भी log, तो आप जो कांस्टेंट है वो log c भी ऐड कर सकते हो। आपका मन करे तो सिंपल c ऐड कर दो, नहीं तो क्या कर दो, log c ऐड कर दो। इसका बेनिफिट ये होता है बच्चों कि log आपस में कट जाएगा। देखो ऐसे लिख दे, log m माइनस log n की क्या प्रॉपर्टी होती है, log m अपॉन n, पता ही होगा आपको। और ये क्या है आपका log ऑफ कोसिकेंट, log ऑफ कोसिकेंट v की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। v क्या था आपका, y/x था ना, v क्या था आपका y/x। अब दोनों तरफ log से log क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ये log से log कैंसिल कर दो, क्या बच गया अपना, अगर बच्चों log से log हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, कोसिकेंट y/x माइनस कोट y/x इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया आपका c/x। बस इतना आपका ये आंसर छोड़ सकते हो आप। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो आपका सेकंड पार्ट बच्चों, ये सेकंड पार्ट है। ये जो मैं आपको बता रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसे पता लगता है कि ये लीनियर है, देखो यहाँ पे dy/dx होना चाहिए, इसके अलावा इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे y के साथ जो भी बच गया ना फंक्शन, उसमें सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। जब भी ऐसी चीज आ जाए तो वो क्या होती है, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसको किससे कंपेयर करो, सॉल्यूशन करोगे आप तो इसको पहले तो क्या करो, एज इट इज कॉपी कर लो। इसको बच्चों एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये किस फॉर्म की है, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये बच्चों इस फॉर्म की है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p बताओ क्या है यहाँ पे, p यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, और वहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बताओ मेरे को आप, कोट x है। और q होती है राइट हैंड साइड की जो भी टर्म है वो पूरी की पूरी q कहलाती है। ये हो गया। अब ये तो हमने पहचान ली कि ये की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें p इतना है, q इतना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, पहले हम निकालते हैं प्रोसेस। मैं प्रोसेस बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है इफ, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx, e⁻p dx। फिर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरफ लिख दो। इधर क्या लिख दो बच्चों, y लिख दो, और इधर क्या लिख दो, q, और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में। बस ये आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो लिखो नेक्स्ट पेज पे। सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आपका सॉल्यूशन क्या होगा आप मेरे को बताओ। सॉल्यूशन क्या होता है, y, पहले तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ना पहले तो, पहले इफ निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे p कितना है, कोट x, और कोट x का इंटीग्रेशन अगर आपको पता हो सीधा तो फॉर्मूला होता है, कोट x का इंटीग्रेशन का क्या होता है बच्चों, log ऑफ, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ साइन x होता है, ठीक है। क्या होता है, log ऑफ साइन x। e और log आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, e और log आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या बच गया, साइन x, क्योंकि देखो e की पावर log x अगर कहीं आपका हो ना तो बच्चों x होता है उसका आंसर। e और log u मान लो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इसका आंसर क्या बच गया, साइन x। ये क्या आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन, अब हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखो इंटीग्रेशन तो आपको आने चाहिए, अगर इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा तो फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, कर ही नहीं पाओगे ना। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, साइन x है, इक्वल टू q। q कितना है बच्चों आपका, q देखो ध्यान से,
क्यू कितना है 2/1 प्लस साइन एक्स, कितना है 2/1 प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बच्चों साइन एक्स, यही है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है साइन एक्स, और इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ये तो आपका हो गया y इंटू साइन एक्स, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा हम, ये 2 तो ले आओ बच्चों बाहर, ऊपर क्या बच गया आपका साइन एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, ये बच गया ना। अब बात आती है बच्चों को, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। मैं कहता हूँ मेरे को दिख रहा है नीचे साइन एक्स के साथ 1 प्लस है, मैं ऊपर 1 प्लस कर देता हूँ और 1 क्या कर देता हूँ माइनस, कर सकते हैं ऐसा, सेपरेट डिवाइड करो, यानी कि ऊपर 1 प्लस साइन एक्स को अलग डिवाइड कर दो 1 प्लस साइन एक्स से, और माइनस 1 को अलग डिवाइड कर दो 1 प्लस साइन एक्स से, है ना, ऐसे करते हैं। अब क्या करो इसको सोल्व करो, देखो 2 तो बाहर है ही, ये तो कट के 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या कर दो अलग कर दो। अच्छा ये बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि ये 2 को छोड़ देते हैं, जब माइनस का साइन लगाएंगे तो 2 तो इसके साथ भी आएगा ना, 2 तो पूरे के साथ है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स। अब सब कुछ अपना सोल्व हो गया क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन अपना जानते हैं हम, 1 का क्या होता है एक्स, बस ये प्रॉब्लम रहेगी ये इसका इंटीग्रेशन करना। इसका इंटीग्रेशन बच्चों कैसे करोगे, रैशनलाइजेशन से, कैसे करोगे रैशनलाइजेशन, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दो। जिसने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की है उसके लिए ये क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है। 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या हो गया बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स होता है। अब इसको क्या करो सेपरेट डिवाइड करो, अब इसको आप सेपरेट डिवाइड करो, देखो कितना होगा आपका 1 कोस स्क्वायर एक्स, 1 कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या होता है आपका साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। इतने क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ कि ये तो चीज़ें बच्चों को हमेशा याद ही होती है कि हाँ ऐसे ही करते हैं इसको। तो 1/कोस स्क्वायर एक्स होता है बच्चों सीकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन बाय कोस स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, एक कोस साइन के नीचे लगा देते हैं और एक कोस बच्चों अलग रख लेते हैं। क्यों रखते हैं ऐसा, क्योंकि ये सीकेंट आपका tan इंटू सीकेंट बन जाए, ताकि हमें तो फॉर्म बनानी होती है बस जिसका इंटीग्रेशन हम कर सके। साइन बाय कोस क्या होता है बच्चों टेंजेंट, और 1/कोस क्या होता है सीकेंट, देखो बन गई ना। अब सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये बताओ सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और सीकेंट x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट x होता है, और प्लस में क्या लगा दो c। ये अपना क्या आ गया, यहाँ पे क्या था बच्चों y साइन x था, क्या था यहाँ पे y साइन x। चाहे तो इतना छोड़ दो, चाहे आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो, y की वैल्यू निकाल लो, है ना, y की वैल्यू निकाल लो, सबको साइन x से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी साइन x से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी बच्चों साइन x से डिवाइड कर दो tan माइनस सीकेंट, और प्लस c को भी साइन x से क्या कर दो डिवाइड कर दो। चाहे आप ये आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। ये आपका क्वेश्चन था। तो दोनों क्वेश्चन इसके अंदर आ गए, देखो होमोजीनियस का भी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी। और एग्जाम के लिए ये दोनों एक्सरसाइज बच्चों आपको जरूर करके जानी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के जरिए। मैं पहले तो आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। देखो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, क्या इसके रिजल्ट होते हैं। जैसे a डॉट b क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ a वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ b वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, ये होता है ना। वेयर थीटा क्या होता है, वेयर इन दो वेक्टर के बीच का एंगल, है ना। ये मान लो a वेक्टर है आपका, और ये मान लेते हैं b वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या होता है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। अच्छा अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई, मान लो अगर डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई बच्चों जीरो, जीरो का मतलब ये 90 डिग्री होगा तभी तो आएगी ना, ये 90 कोस 90 कितना होता है जीरो, तो यानी कि थीटा कितना हो जाएगा बच्चों आपका 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जिस बच्चे ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी हुई है वो जानता है इन सब चीज़ों के बारे में, कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई दोनों वेक्टर की, तो दोनों वेक्टर बच्चों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। एक तो ये केस आप समझ लो। अच्छा दूसरा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर सेकंड केस देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ए डॉट बी जीरो आ गई, अगर मान लो ये जीरो आ गई, ठीक है, एक नंबर आएगा वो जीरो आ गया, देन या तो मैं कहता हूँ बच्चों ए वेक्टर जीरो हो जाए, या तो क्या हो जाए ए वेक्टर जीरो। देखो दोनों में से अगर एक वेक्टर जीरो हो गया तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी उसकी जीरो आएगी, या फिर बी वेक्टर जीरो हो जाए बच्चों, या तो ए वेक्टर जीरो हो जाए तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी,
या बी जीरो हो जाए तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी, या तीसरा केस क्या हो सकता है, ये दोनों आपस में वेक्टर क्या हो जाए बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये वाला जो रिजल्ट मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ना, ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में, यानी कि तीन पॉसिबिलिटी है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की जीरो कब आएगी, जब या तो उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए, या दोनों जीरो हो जाए, या दोनों अगर जीरो नहीं है, मतलब कि दोनों के दोनों वेक्टर नॉन जीरो है, तो उनकी आपस में 90 डिग्री का एंगल होगा उनके बीच, यानी कि दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ गए आप मेरी बात। अब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट बताता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ये बच्चों को पता नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों को बहुत प्रैक्टिस होती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे सिलेबस के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की क्या होती है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बच्चों क्या होती है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू में एन कैप, इंटू में क्या होता है, एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ये एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है बच्चों ये, जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये एन कैप। तो ये तो डेफिनेशन है, जैसे ये डेफिनेशन थी, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, हम कहाँ पे यूज करते हैं। अगर बच्चों ए क्रॉस बी जीरो हो जाए, अगर ये प्रोडक्ट क्या हो जाए आपकी, एक जीरो वेक्टर आ जाए, देन हम कहते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। तो दोनों के दोनों वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, आपके पैरेलल होते हैं। दोनों के दोनों वेक्टर क्या होते हैं, आपके पैरेलल होते हैं। और ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी, मैं आपको ये साथ साथ में बता ही देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी, कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं हम ए वेक्टर है अपना a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये ऐसा वेक्टर है। बी वेक्टर है मान लो हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये दो वेक्टर है, और आपसे कहा कि फाइंड करो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बच्चों कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो, डिटर्मिनेट मेथड से निकालता हूँ मैं हमेशा ही। डिटर्मिनेट का सिंबल लगा दो, ऊपर फर्स्ट रो में क्या लिख दो, आई जे के, क्या लिख दो बच्चों, आई जे के। सेकेंड रो के अंदर a1 ए वेक्टर के कोफिशिएंट a1 a2 a3, देखो पहले a है ना, तो पहले ए के लिखेंगे a1 a2 a3, फिर b है तो क्या लिखेंगे b1 b2 b3। अब आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करना जानते ही हो, कैसे सोल्व करते हैं ना, i a2 b3 माइनस a3 b2। आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये सब कुछ आपको आता है, डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये दो वेक्टर की क्या निकालते हैं हम बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट आता है ना इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो पूरे वेक्टर पूरी 3D के अंदर यूज होता है बच्चों, और पेपर में 4 नंबर का 100% क्वेश्चन इस रिजल्ट के ऊपर आता है। क्या, ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है, देखो ये भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। इट इज आल्सो ए वेक्टर, है ना, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर, ये भी एक वेक्टर ही होता है। और ये एक स्पेशल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है बच्चों, ये एक स्पेशल वेक्टर होता है। क्या खास बात होती है इसमें, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर होता है किसके, ए वेक्टर के भी, और ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो जो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आती है, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर की भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, 3 स्टार इसको मार्क कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और मैं बहुत जगह इस रिजल्ट को क्वेश्चंस के अंदर यूज करता हूँ। अब देखो मैंने सारी कहानी आपको बता दी, अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। मैं इस क्वेश्चन के एक बीच में लाइन लगा देता हूँ, 2 पार्ट में सोल्व करूंगा इसको। पहला कहता है इफ ए इज नॉन जीरो, मतलब ए वेक्टर जो है ना वो जीरो वेक्टर नहीं है, इसने बता दिया आपको। और क्या कहता है, ए डॉट बी ये इक्वल है बच्चों ए डॉट सी के, और सेकंड कोमा लगा दिया, ए क्रॉस बी ये इक्वल है ए क्रॉस सी के। देन शो दैट, आपको प्रूव करना है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है बच्चों, इक्वल। क्या शो करना है आपको, बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल है। पहले तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कभी आप ऐसे सोचो कि ये ए वेक्टर से ए वेक्टर काट दो तो बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो गया। वेक्टर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो नंबर्स में होता है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं। मैं जब वेक्टर का चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं प्रूव करके भी दिखाता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट अगर इक्वल आए तो ऐसे ए वेक्टर से ए वेक्टर नहीं काटते, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं होता कि ये डॉट प्रोडक्ट तभी इक्वल आए जब बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ए डॉट बी ये इधर लाके माइनस कर दो,
उधर क्या बच गया, जीरो बच गया है ना। जीरो, और जीरो को क्या लिखोगे बच्चों, जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में से, सॉरी ये जीरो, जीरो क्यों लिखा मैंने, जीरो क्यों लिखा अभी बताता हूँ। ए डॉट बी करते हो तो क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है ना, तो स्केलर में से स्केलर माइनस करोगे तो वेक्टर नहीं आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये जीरो आ गया। अब बताओ, इसमें से जैसे हम ए कॉमन लेते हैं ना, बाहर डॉट लगा के कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बच गया बच्चों, बी वेक्टर, यहाँ से क्या बच गया, सी वेक्टर। अब एक बात देखो, मैंने अभी आपको बताया था ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, और बीच में क्या, डॉट प्रोडक्ट। इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई बच्चों। ऐसा कब पॉसिबल होता है, ऐसा तब पॉसिबल होता है या तो ए वेक्टर क्या हो, एक जीरो वेक्टर हो, या बच्चों ये दूसरे वाला वेक्टर यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ये जीरो हो, या फिर बच्चों या ये ए वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर जो है ना, ये पूरा वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। या क्या हो सकता है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। ये तीन कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक वेक्टर ही है, आप इसको अपने दिमाग में डी वेक्टर मान लो, एक नया। ठीक है, तो ए डॉट डी जीरो कब होती है, या तो ए जीरो हो या डी जीरो हो, या ए और डी दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो आपको क्वेश्चन में बच्चों क्या है, गिवन है, ये तो क्या है, गिवन है। सो दो रिजल्ट रह गए फिर, या तो बी माइनस सी वैक्टर जीरो वेक्टर हो आपका, है ना, या तो ये वेक्टर क्या हो, जीरो, यानी कि बी वेक्टर किसके इक्वल हो बच्चों, सी। दोनों को आपस में माइनस करोगे, जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। या तो ये इक्वल हो दोनों, या फिर बच्चों क्या हो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसके, बी माइनस सी के हो। ठीक है, अब मैंने इसको पूरे को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, खत्म ये। अब मैं आपको सेकंड पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ बच्चों, ये वाला। इसका मतलब क्या है, वही एक तरफ कर लो इसको, इसको इधर लेके आओ, ये हो गया इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी एक एक वेक्टर कॉमन ले लो और बाहर क्रॉस का साइन लगा दो, ये क्रॉस है तो अंदर क्या बच गया बताओ, बी वेक्टर, और यहाँ से क्या बच गया, सी वेक्टर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों क्या है, जीरो। कौन से दो वेक्टर, एक ये और एक ये पूरा वेक्टर है बी माइनस सी। ठीक है, पूरा वेक्टर। या तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होती है बच्चों, फिर मेरे को बताओ, या तो दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए, यानी कि या तो ये जीरो हो जाए या बी माइनस सी जीरो हो जाए, है ना, या फिर ये दोनों वेक्टर क्या हो जाए बच्चों, ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर जो है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है बच्चों। पैरेलल वेक्टर होते हैं ना, मैंने आपको बताया था जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, ये तो बच्चों नहीं हो सकता, क्यों, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर या तो या तो आपका बी माइनस सी जीरो हो जाए, कहने का मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, है ना, या तो क्या हो जाए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, या फिर क्या हो सकते हैं आपके ए वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर आपस में क्या हो जाए बच्चों, पैरेलल हो जाए। अब आप मेरे को ये बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कॉमन क्या है, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और यही आपको प्रूव करना था। अब आप सोचोगे सर इनमें से कोई क्यों नहीं हो सकता, इनमें से एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, देखो वेक्टर तो सेम है, ये और ये और ये सेम है ना, क्या ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर और ये मान लो डी वेक्टर है, क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हो और आपस में पैरेलल भी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कभी भी लाइफ में। या तो वो परपेंडिकुलर होंगे या फिर क्या होंगे, पैरेलल। दोनों केस कैसे हो सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 1 and 2 इम्प्लाइज बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, और यही आपको बच्चों प्रूव करना था। ठीक है, मैंने एक एक कहानी सब कुछ आपको डिटेल में बता दी, ताकि और चीज़ें भी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ ली जाए ना तो आप कंफ्यूज ना हो, कभी भी आप उसको सोल्व कर पाओ। हो गया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन तो आप लिख लो मेरे कहने पे, पेपर के अंदर आना ही आना है, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। ठीक है, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता, पेपर में आए ही आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। मेरी बात सुन लो ध्यान से, दो तरह के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर। मैं दोनों के फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इतने साल मेरे को मैथ पढ़ाते हुए हो गए, मुझे पता है कहाँ बच्चा जो है ना फोकस नहीं करता, कहाँ वो मिस्टेक करता है, क्या उसको पेपर में ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मिस्टेक ना हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बच्चों दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछा जाता है आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस होती है जो ना तो ये पैरेलल होती बच्चों, ना क्या होती आपस में इंटरसेक्ट करती। और फिर आता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस। ये 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। देखो लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है, मुझे बताओ किसी बच्चे को पता हो तो वो क्या होती है? कैसे आप देखते ही वेक्टर 3D के अंदर देखते ही आप कैसे पता लगाते हो? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर कहीं पे भी ऐसी शक्ल दिख जाए ना, आप हमेशा बोल देना कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? देखो 2 लाइनें हैं। कितनी लाइन है? 2। एक लाइन को मैंने ये मान लिया और दूसरी लाइन को फिर मैं ये लिख देता हूँ। तो आप मेरे को बताओ ऐसा कैसे हो गया कि दोनों लाइन सेम होगी? यहाँ पे आप A1 B1 लिख दो, यहाँ पे A2 B2 लिख दो और लैम्डा को भी चेंज कर दो, है ना। हालांकि लैम्डा का कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कांस्टेंट को अपने को चेंज तो करना पड़ेगा। मान लेता हूँ मैं ये 2 लाइन है। ये क्या है बच्चों? 2 लाइन है। A1 और A2 क्या होते हैं? इन लाइंस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं। और B1 B2, ये B1 क्या होता है? ये इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होता है। ऐसे ही ये B2 क्या होता है बच्चों? इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ D है। वो क्या है डिस्टेंस बच्चों? D है। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस। पूरे के बाहर क्या लगा दो? मॉडुलस निकाल दो, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? ध्यान से सुनना। A2 माइनस A1। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। दोनों पॉइंट को आपस में माइनस कर देना। A1 माइनस A2 कर दो, चाहे A2 माइनस A1 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर मॉडुलस का सिंबल लगा रखा है मैंने। इसकी डॉट प्रोडक्ट, इसकी क्या बच्चों? डॉट प्रोडक्ट किससे? B1 और B2 क्रॉस कर दो। B1 क्रॉस कर दो किससे? B2 से। और इसी को डिवाइड कर दो B1 क्रॉस B2, जो वेक्टर आपका निकल के आएगा ना, इसकी लेंथ से। मतलब कि B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर निकल के आएगा ना, उसका यूनिट वेक्टर बना देना। एक वेक्टर और उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है? वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो मैंने याद करने का आसान सा आपको तरीका बता दिया। अगर लाइन हो बच्चों क्या? पैरेलल। अगर लाइन क्या हो? पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसी होगी बताओ? पैरेलल लाइन के अंदर जो डायरेक्शन वेक्टर है ना बच्चों, वो दोनों का सेम होगा। अगर इसका बी वेक्टर है तो दूसरा भी क्या होगा? आपका बी वेक्टर ही होगा, बस पॉइंट अलग अलग होंगे। एक का पोजीशन वेक्टर A1 है, एक का क्या है बच्चों? A2 है। और ये बी वेक्टर क्या होगा आपका? दोनों जगह सेम। बी वेक्टर क्या होगा बच्चों? दोनों जगह सेम। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? देखो वही चीज़, A2 माइनस A1 तो आपको करना ही करना है। A2 माइनस A1 तो करना ही करना है। अब यहाँ पे तो हमने B1 और B2 की क्रॉस कर दी थी, लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो दोनों वेक्टर सेम है। अगर सेम वेक्टर की हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी तो वो तो 0 आ जाएगी। इसलिए आप सिर्फ इसको एक ही बात लिखोगे, क्या? B वेक्टर। यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट लगाया था तो यहाँ क्या लगाओगे? क्रॉस प्रोडक्ट। और बस नीचे B वेक्टर की क्या कर दोगे? लेंथ। याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें हैं पेपर में, चाहे ये पूछ लिया जाए चाहे ये पूछ लिया जाए। अच्छा पता कैसे लगेगा अपने को कि पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन वो स्क्यू लाइन है या फिर शॉर्टेस्ट ये पैरेलल लाइन है? मतलब कि स्क्यू है या पैरेलल है, ये कैसे पता लगे? हाउ टू आइडेंटिफाई, मैं सब कुछ आपको बता के चलूँगा बच्चों कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगाओगे कि ये जो लाइन गिवन है वो स्क्यू है या फिर क्या है? आपकी पैरेलल है। बी वेक्टर से, इसके डायरेक्शन वेक्टर से बच्चों किससे पता लगाएंगे? डायरेक्शन वेक्टर से। अगर मान लो ये दोनों वेक्टर सेम आ गए तब तो लाइन क्या है? पैरेलल, है ना। डायरेक्शन वेक्टर क्या आएंगे बच्चों आपके? सेम। अगर सेम नहीं आए तो ये लाइन क्या है? फिर पैरेलल नहीं है। कौन सी लाइन है? स्क्यू। अच्छा सेम आने जरूरी नहीं है। मान लो आपका B1 वेक्टर आ गया I प्लस में J प्लस में K और B2 वेक्टर आपका आ गया बच्चों इसका ट्वाइस, तब ये भी तो वेक्टर पैरेलल ही होते हैं ना। भाई इसका स्केलर मल्टीपल ही तो है, इसका 2 गुना तो है। 2 गुना 3 गुना 1/2 टाइम्स माइनस हाफ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर पैरेलल होते हैं। ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आ गया, एक आ गया I प्लस J प्लस K, दूसरा आ गया बच्चों I प्लस J प्लस में 2K, तो वो वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं होते। उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये जो आपसे पेपर में पूछा गया है। देखो बच्चों क्या, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आ जाए, मेरे कहने पे कॉपी पे नोट कर लो। सबसे पहले क्या देखोगे कि वो लाइन पैरेलल है या फिर नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से पता लगता है अपने को बी वेक्टर से, है ना। ये जो एस और टी लिख रखे हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना। ये तो जो λ1 और λ2 कांस्टेंट होते हैं ना बच्चों, वो है ये एस और टी। इसकी जगह λ1 लिख दो, इसकी जगह λ2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं, ये A1 है पोजीशन वेक्टर और ये क्या है बच्चों आपका A2। ये बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है। आप खुद देखो क्या ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है? मैं कहता हूँ एक वेक्टर तो ये है बच्चों B1, कौन सा? 2I प्लस J प्लस में K। एक वेक्टर मैं लिखता हूँ B2। आप यहाँ से पहचान करोगे कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइन है।
बता दो क्या ये लाइन पैरेलल है क्या। एक बच्चा कहेगा सर पैरेलल है, क्योंकि इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये j प्लस में k, तो फिर ये तो 2 टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर बन गया, यानी कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। और इनके डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल होते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन। पेपर में आपको इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ पहचानोगे कैसे। आप सीधा लिख देना बच्चों, दीज आर पैरेलल लाइन्स। कौन सी लाइन है बच्चों, ये पैरेलल लाइन्स है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप मेरे को बता दो क्या होती है। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मॉडुलस a2 माइनस a1 कर दो। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो आपको पता है कि दोनों p होते हैं, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, है ना। तो p वेक्टर लिखोगे और नीचे b वेक्टर की क्या है, लेंथ, और बीच में साइन क्या लगता है बच्चों, ध्यान रखना क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, कहाँ कंफ्यूज होता है मैं वो बताता हूँ। अब बच्चा क्या होगा यहाँ पे कंफ्यूज, बच्चा कहेगा सर आपने एक बात बताई थी, पैरेलल लाइन के अंदर जो इसका ये डायरेक्शन वेक्टर होता है ना, ये सेम होता है। मैंने कहा कि सेम हो भी सकता है या फिर इसका प्रोपोर्शनल, इन दोनों में एक रिश्ता हो सकता है कि एक वेक्टर दूसरे का डबल हो, ट्रिपल हो, ऐसे, है ना। और यहाँ पे तो रिश्ता है। बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है सर, आपकी रिश्ते वाली बात भी ठीक है, लेकिन जब हम ये p वेक्टर मानेंगे, ये वाला यहाँ वाला p वेक्टर, ये इसको माने या इसको माने, मैं कहता हूँ किसी को मान लो। p वेक्टर आप चाहे 2i प्लस j प्लस k को मान लो, या आप p वेक्टर को बच्चों 4i प्लस 2j प्लस 2k को मान लो, चाहे इसका ट्रिपल कर दो, चाहे इसको 20 गुना मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहता हूँ आपके हाथ में नोटबुक और पेन है और मैं बोल रहा हूँ ये बात, मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ ये मान के, और आप ये मान के सोल्व कर लेना, आंसर बिल्कुल 100% एक जैसा आएगा। मैं इससे सोल्व करा दूंगा, आप इससे कर लेना, आंसर एक जैसा आएगा, ठीक है। तो मैं इतनी सारी वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि आप चाहे किसी को बी वेक्टर मान लेना, आंसर क्या आएगा आपका सेम। सेम बच्चों क्यों आता है, लॉजिक बताता हूँ। ये बी वेक्टर को आप उसकी लेंथ से क्या करोगे, डिवाइड, है तो यूनिट वेक्टर, चाहे इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो चाहे इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, ठीक है, दोनों क्या आएंगे आपके सेम आएंगे। तो इसलिए आप ये मत कंफ्यूज होना कि बी वेक्टर किसको मानेंगे। लेकिन मुझे पता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ इतनी बार, एक साल में 3-3 बार पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे की इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये क्वेश्चन उठता है कि सर बी वेक्टर किसको मानने। तो फिर हम उसको सोल्व कर करके देखते हैं, एक बार इससे एक बार इससे, फिर इसके 3 गुना से, आंसर हर बार क्या आता है, सेम आता है। कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि आप किसी को मान लो, ठीक है। तो हम निकाले पहले क्या निकालते हैं बच्चों, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालो। देखो यहाँ पे a2 वेक्टर क्या है, ये रहा, और a1 ये है, तो करो इसको, i प्लस में j प्लस में 2k, इसमें से बच्चों माइनस करोगे आप क्या, i प्लस में j और माइनस के k। देखो यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे ना, ij से ij तो कट जाएगा, ये कितना है बच्चों 2k, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि ये 3k वेक्टर आ गया। अच्छा 3k वेक्टर को आप क्या लिख दो, 0i प्लस 0j प्लस में 3k, ताकि कंफ्यूज ना हो। और b वेक्टर है ही अपने पास, b वेक्टर क्या है बच्चों, चाहे ये मान लो चाहे ये, है ना, ऊपर वाला मान लो 2i प्लस j प्लस में k वेक्टर मान लिया हमने। अब हमने क्या निकालनी है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालनी है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा बी वेक्टर की लेंथ भी निकाल दो साथ साथ में, जरूरत पड़ेगी ना, देखो नीचे लेंथ निकाल दो, 4 + 1 + 1 यानी कि √6। अब हम निकालते हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो हम क्या निकालेंगे बच्चों, जो a2 माइनस a1 वेक्टर आपके पास आया है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किससे, बी वेक्टर से। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर की, i j k, a2 माइनस a1 क्या आया था, 0 0 3, है ना, ये आया। और बी वेक्टर बच्चों आपका क्या आया, बी वेक्टर की कोफिशिएंट कितने हैं, 2 1 1, कितने हैं ये 2 1 1। अब इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो, डिटरमिनेंट तो सोल्व करना आपको आता ही है। देखो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 - 3 यानी -3, ये कितना आएगा 0 - 6 यानी -6, और प्लस में k, और ये कितना आएगा 0। तो ये आपका आ गया बच्चों माइनस के 3i और प्लस के 6j और प्लस में 0 के, ये आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी क्या निकालना पड़ेगा आपको, डिटरमिनेंट भी निकालना, इसके मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। जो a2 माइनस a1 वेक्टर की क्रॉस आई है b से, उस वेक्टर का क्या निकालो बच्चों आप, मैग्नीट्यूड। कितना आ गया बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0 यानी कि √45। और √45 को आप चाहो तो 3√5 लिख सकते हो, है ना, 3√5 लिख सकते हो। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई अपनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमारी बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला बार बार लिखा करो, याद होएगा, a2 माइनस a1 इसकी क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर से,
और अपॉन में क्या है बी वेक्टर की लेंथ। देखो इसकी जो पूरे का मैग्नीट्यूड है वो कितना है अपना बच्चों 3√5, और इसका बी का मैग्नीट्यूड कितना था आपका √6, और यही अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है 3√5 अपॉन √6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल है नहीं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके पेपर के अंदर 3 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है, चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लगा लो चाहे ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। बस एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि यहाँ पे i + 2j - k की जगह कोई और वेक्टर दे देगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेगा, एज इट इज उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ये बनते हैं पैरेलल लाइन के अंदर या आपके 3D के अंदर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। देखो तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको निकालनी क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। इस चीज़ के लिए तो आप टेंशन मुक्त हो जाओ, क्योंकि कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये बहुत आसान होता है। आपको दे रखा है उस प्लेन के अंदर एक तो पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। बच्चों मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, देखो बच्चों को प्लेन की इक्वेशन निकालने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में प्लेन डिफाइन कैसे होता है। पता कैसे लगेगा कि प्लेन की इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं। दुनिया में किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, मेरी बस एक बात याद रख लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आपको कोई पूछ ले तो आप उसको बोल देना कि हमारे को आप है ना दो चीज़ें बता दो, दो चीज़ें बता दो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं जब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन गिवन होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये पॉइंट है कि हमें दो चीज़ें बता दो। एक तो बता दो पॉइंट, कहाँ पे, पॉइंट ऑन द प्लेन। एक तो प्लेन के ऊपर आपको कोई पॉइंट बता दे कि प्लेन के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट आपको पता लग गया, और दूसरे नंबर पे नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। जब मैं आपको 3D पूरा पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मैं 90% आपकी सारी चीज़ें करता हुआ चलूंगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ ना उसको भी समझ आ जाएगा, और जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है उसको तो 100% समझ आएगा। मैं कहता हूँ बच्चों ये प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट से मान लो आपका ये वेक्टर जा रहा है, मान लेते हैं हम ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ये बी पॉइंट मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये पॉइंट है मान लो आपका x1 y1 और z1, ये पॉइंट आपका गिवन है। मैंने क्या कहा आपको, एक तो आपको कोई पॉइंट बता दे, मान लेते हैं ये पॉइंट बता दिया आपको क्या, बी पॉइंट, और फिर एक आपको ये नॉर्मल वेक्टर बता दिया बच्चों, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल वेक्टर यानी कि एन वेक्टर बता दिया। बस हमारे लिए काफ़ी है, एक पॉइंट और एक उसका नॉर्मल वेक्टर अपने को पता लग गया ना, तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। यहाँ यानी कि एन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करनी है दोनों तरफ, ठीक है, एक बार आर वेक्टर से एक बार ए वेक्टर से। बुक के अंदर आपको ऐसा लिखा मिलेगा, इसको एक तरफ कर लो, इसको बच्चों एक तरफ करोगे तो उधर 0, यहाँ पे आर माइनस ए और क्या हो जाएगा, डॉट एन हो जाएगा। देखो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, लेकिन इससे आसान मैं कहता हूँ आपके लिए ये रहेगी, इस फॉर्म के अंदर आपको करना है। ठीक है, तो आपको एक तो क्या चाहिए पॉइंट और एक क्या चाहिए उसका नॉर्मल वेक्टर, एक तो ये बात मेरी आप ध्यान रखो। दूसरे मैंने आज ही आपको बताया कि मान लेता हूँ मैं एक वेक्टर आई है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ, देखो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं चीज़ें। एक वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर बच्चों बी है आई माइनस जे प्लस 2k। मैं मान लेता हूँ ये दो वेक्टर है, और मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा वेक्टर बताओ, फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी कि एक ऐसा वेक्टर बता दो जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी, यानी कि जिस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी और बी के साथ भी क्या है, 0 आए। तो आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी निकालो। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ आज, ए क्रॉस बी ही वो वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। कैसे, आप निकाल के देख लो, हर चीज़ का प्रूफ है इस दुनिया के अंदर। देखो एक वेक्टर 1 1 1 और ये 1 -1 और 2, ये वेक्टर हम निकालेंगे तो क्या आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 + 1 यानी कि 3। ये डिटर्मिनेंट आपको देखो सोल्व करना आना चाहिए, 2 - 1 यानी 1 और प्लस में k, और ये -1 - 1 यानी कि -2।
तो ये बच्चों आपका क्या आ गया 3i माइनस जे और माइनस के 2k। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो वेक्टर आया है ये क्या है a क्रॉस b। मैंने इसको एक नया नाम दे दिया, इस वेक्टर को मैंने बच्चों नया नाम दे दिया, मान लो d वेक्टर है तो वेक्टर ही, इसको a क्रॉस b की बजाय मैंने एक नया d नाम दे दिया, तो क्या फर्क पड़ गया उससे, नाम ही तो दिया है ना, वैल्यू थोड़ी चेंज की है। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो d वेक्टर है ना ये परपेंडिकुलर है a वेक्टर के, और d वेक्टर जो है ये b के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। और दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो क्या प्रूव कर दो कि इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, d की a के साथ भी और d की बच्चों b के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। ये मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। अब आपको d वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करो a के साथ, d क्या बच्चों ये नया वेक्टर 3i माइनस जे माइनस 2k, इसकी डॉट प्रोडक्ट करो a के साथ, a क्या है i प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता ही है 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 1, तो देखो क्या आ गई 0 आ गई। डी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करी 0 आ गई, डी की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, डी की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो बच्चों, डी ये रहा, डी ये रहा, और इंटू डॉट करो बी के साथ, बी क्या है आपका आई माइनस जे प्लस के 2k, करोगे डॉट प्रोडक्ट तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 और माइनस 2 इंटू 2, तो देखो क्या आ गया 3 माइनस माइनस प्लस और माइनस 4 क्या आ गई 0 आ गई, दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। इसका मतलब डी ए के भी परपेंडिकुलर है और डी बी के भी परपेंडिकुलर है, और डी था क्या ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर। तो अगर आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए, मैं मान लेता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे ये कहे कि एक एन वेक्टर है जो b1 के भी परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर क्या है बच्चों, एन वेक्टर बी वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, और एन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b2 के भी, तो फिर बताओ एन वेक्टर क्या होगा, एन वेक्टर क्या होगा जो b1 के भी परपेंडिकुलर है और b2 के भी, तो एन वेक्टर क्या होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि b1 क्रॉस b2। क्योंकि मैंने अभी तो आपको बताया, क्या बताया कि एक ऐसा वेक्टर जो b1 के भी परपेंडिकुलर है और जो b2 के भी परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर कौन सा होगा, वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी एन वेक्टर जो ये है ना ये वाला, ये b1 क्रॉस b2 के इक्वल होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन यही तो कहता है, एक पॉइंट दे रखा है आपको प्लेन में, बच्चों ये प्लेन की इक्वेशन है, देखो ये प्लेन की इक्वेशन में छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये प्लेन के अंदर पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसके अंदर पॉइंट लिख देता हूँ मैं क्या 1, 2, -1 है ना, आप इसको पॉइंट लिख दो चाहे पोजीशन वेक्टर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कहता है ये जो प्लेन है ना बच्चों ये पैरेलल है इन दोनों लाइन के, एक ये पूरी लाइन है और एक ये पूरी लाइन है। ये प्लेन बच्चों दो लाइन के पैरेलल है। देखो प्लेन और लाइन मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, ये लाइन है और ये प्लेन है बच्चों, ये पैरेलल होते हैं। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है ये एन वेक्टर, ये क्या होता है बच्चों एन वेक्टर। ये बताओ जब ये लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है, मान लेता हूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल है। अब ये जो एन वेक्टर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्या ये एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, दोनों का सम कितना होता है 180। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि जब एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल हो तो जो वेक्टर एन वेक्टर होता है वो लाइन के क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर होता है। देखो आप समझ गए ना। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब क्या, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, एन वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, क्योंकि ये तो लाइन के ऊपर होता है कोई ना कोई पॉइंट बच्चों जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है ए, और बी वेक्टर क्या होता है जिस वेक्टर की डायरेक्शन में ये लाइन गई है, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए का कोई काम नहीं होता, बी का काम होता है, ठीक है। तो देखो मैंने डायग्राम बना के कितनी आसानी से आपको समझा दिया कि अगर एक लाइन प्लेन के पैरेलल है, याद नहीं रखना आपको 3D में कुछ भी, छोटा सा डायग्राम बनाओ रफ, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये एन वेक्टर क्या होगा, ये लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है ना बी वेक्टर, उसके क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर होगा। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। अब देखो सॉल्यूशन, आपको 1 मिनट के अंदर अब सारी चीजें समझ आ जाएगी। पॉइंट तो अपने को प्लेन के ऊपर मिल गया, मैंने क्या कहा था, अगर आपको कोई एक तो बता दे पॉइंट और एक क्या बता दे उसका नॉर्मल वेक्टर, तो बस हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब पॉइंट तो इसने दे ही रखा है, नॉर्मल वेक्टर इसने सीधे सीधे तरीके से नहीं दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों,
प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, प्लेन क्या है, लाइन के पैरेलल है। सो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा बच्चों किसके, इस b1 वेक्टर के, यानी कि इस लाइन के, है ना। और जो ये n वेक्टर आपका है ये दूसरी वाली लाइन, इसके भी तो, ये भी तो होगा ना, ये होगा आपका b2 के भी परपेंडिकुलर। वेयर, वेयर लिखो, ये n वेक्टर क्या है बताओ, n वेक्टर है बच्चों नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन, जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को चाहिए नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन। और ये जो b1 वेक्टर है बच्चों ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दी फर्स्ट लाइन, यानी कि ये 2i माइनस 3j और प्लस के 2 के। और जो b2 वेक्टर है बच्चों ये क्या है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दी सेकेंड लाइन, यानी कि i माइनस 3j प्लस में k। मैंने सारी कहानी लिख दी। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। क्यों खत्म हो गया, यहाँ से देखो n वेक्टर b1 के भी परपेंडिकुलर है, n वेक्टर b2 के भी परपेंडिकुलर है। अभी तो मैंने आपको बताया था, तो फिर n वेक्टर होगा क्या, b1 क्रॉस b2, है ना, मैंने बताया था ना। एक वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो वो वेक्टर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो निकालो b1 क्रॉस b2, निकालो b1 क्रॉस b2, और यही क्या होगा आपका n वेक्टर होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं i j k। आपको n वेक्टर तो देखो चाहिए था और वो हमारे को निकालना आ गया। 2 माइनस 3 2 1 माइनस 3 1, निकालो सोल्व करके। आई ये कितना हो गया बच्चों, माइनस 3 प्लस के 6 यानी कि प्लस के 3 हो जाएगा। ये 2 माइनस 2 यानी कि 0 हो जाएगा। और ये कितना होएगा, माइनस 6 प्लस 3 यानी कि माइनस 3 हो जाएगा। तो 3i और प्लस के 0j और माइनस के 3k हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, n वेक्टर। अब मेरे को n वेक्टर भी मिल गया, मेरे को a वेक्टर ये था ही मेरा, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर। तो बस मैंने क्या कहा था आपको, एक n वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, बस फिर हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो अपने पास अब क्या आ गया बच्चों, मैंने पेज नहीं छोड़ा था तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो अपना जो n वेक्टर आया वो कितना आया, 3i प्लस 0j, और ये कितना आया बच्चों आपका माइनस के 3k, माइनस के 3k। और जो a वेक्टर आया था, यानी कि जो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है उसका पोजीशन वेक्टर, ये वाला जो गिवन था 1 2 माइनस 1, यानी कि 1 2 माइनस 1। बच्चों क्या लिखेंगे हम इसको, 1 2 और माइनस 1, ये a वेक्टर है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, मैंने क्या बताया था, r वेक्टर की डॉट कर दो n से और a की डॉट कर दो किससे, n से। बस r वेक्टर तो r वेक्टर ही लिखो, डॉट n, n क्या है बच्चों आपका 3i प्लस 0j, 0j को तो छोड़ दो, और a डॉट n, a कितना है बच्चों i प्लस 2j माइनस के k, डॉट करो इसकी 3i प्लस 0j। मैं 0 को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आपकी मिस्टेक ना हो। i के कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j के कोफिशिएंट को j से, और k के कोफिशिएंट को k से। तो ये बच्चों हो गया 3 प्लस 3 यानी कि 6। तो ये कितना आ गया आपका r डॉट 3i माइनस 3k इक्वल टू 6। चाहो तो 3 कॉमन लेके दोनों से काट दो, देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहे हैं ना, 3 कॉमन लेके काट दो, 3 कॉमन लेके बच्चों काटोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यही क्या है बच्चों, आंसर है। लेकिन ये तो क्या है, वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं बताता हूँ आपको कार्टेशियन फॉर्म, एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों फॉर्म आपको समझा दूंगा। कार्टेशियन फॉर्म के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन में आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर क्या होता है बच्चों, जनरल पॉइंट होता है। आर वेक्टर क्या होता है आपका, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में जेड के इन इक्वेशन 1। बस, और क्वेश्चन आपका खत्म। फर्स्ट इक्वेशन में आर वेक्टर की जगह ये लिख दो, डॉट आई माइनस के यानी कि आई प्लस 0j कर दो, और इक्वल टू क्या है 2। अब करो मल्टीप्लाई, यहाँ बच्चों x की मल्टीप्लाई क्या होगी 1 से, y की मल्टीप्लाई होगी 0 से, z की मल्टीप्लाई होगी -1 से, इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया आपका x प्लस और ये माइनस जेड इक्वल टू क्या आ गया 2। ये आपकी क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म आ गई। मैंने दोनों फॉर्म निकाल के दिखा दी आपकी, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए। और मैंने बिल्कुल आसान तरीके से छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा दिया सारी चीज़ें, कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे बच्चों, क्या 3-3 नंबर के। मैं शायद स्टार्टिंग में 6 क्वेश्चन बोल गया था, लेकिन ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे अपना सेक्शन सी, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन आपके होंगे 4-4 नंबर के, और उसी के अंदर केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी होगा। मैं आपको कितनी आसान तरीके से बताऊंगा कि केस स्टडी के क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से CBSE में सोल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।